नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं प्लेटो के बारे में। यह हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने प्लेटो के संबंध में बेसिक जानकारी, उनके सिद्धांत, न्याय संबंधी सिद्धांत और उसकी आलोचना, शिक्षा संबंधी उनके विचार सिद्धांत और उसकी आलोचना, यह हमने पढ़ लिया है। आज जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 के अंतर्गत। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं एमबीपीएससी मुख्य परीक्षा मेंस के अंतर्गत पेपर 4 का यूनिट 1 और उसमें प्लेटो, ये हमारा पार्ट 2 है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए, हमारी बुक हमने लॉन्च करी है विश्व भूगोल की, बहुत ही बेनिफिशियल है। सभी बुक्स का इसमें निचोड़ है। नंबर आपके सामने है, इस पर कॉल करिए, सैंपल आपको उसके माध्यम से मिल जाएगा। उसके बाद आप बुक को परचेस करिए, बहुत इसका लाभ आपको मिलेगा। सभी एग्जाम में, जितने भी राज्य में पीएससी होता है, सभी में आपको इसका लाभ मिलने वाला है। अब देखिए, अभी हाल ही में यूपीपी यानी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है। 60,244 वैकेंसी आई है। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये एग्ज़ाम की आपकी इंफॉर्मेशन है। इसमें 18 से लेकर 22 तक एज है और महिलाओं के लिए 25 एज है। तो जिसको भी इसमें अप्लाई करना है ना, ये आपके सामने डिटेल है। ओबीसी के लिए 16,000 कितना है, तो बेसिकली सब वैकेंसी आई हुई है ना। 16,000, 6,000, 12,000 इस प्रकार से इसको डिवाइड किया हुआ है कैटेगरी में। ठीक, तो आप अप्लाई करिए। हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। देखिए, यूपीपी सब एग्जाम की है। यूपी पुलिस की आप देखेंगे तो 508 इसमें टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। सभी कैटेगरी को इसमें कवर किया गया, मतलब इसमें सभी जो आपके पार्ट एग्जाम में 4, जो आपका सिलेबस है इसमें 4 पार्ट है, सबको इसमें कवर किया गया है। बहुत ही बारीकी से कवर किया गया है। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें आपको मिलने वाले हैं, करंट अफेयर भी आपको इसमें मिलने वाला। देखें इसमें जरा, सब कुछ मिलेगा आपको उसमें। अब देखो आपको कैसे जाना है। जो हमारी वेबसाइट है arambh.class.com, देख पा रहे हैं आप, ARAMBH class.com पर जाना है आपको। यहाँ पर आपको सिविल सर्विस के बाजू में डिफेंस एंड पुलिस पे आपको क्लिक करना है और आपको उसमें यूपी वाले पे सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें मॉक टेस्ट है, सेक्शन वाइज टेस्ट है। आपको जो सिलेबस है इसमें आपको सेक्शन वाइज टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है। अगर आपको टॉपिक वाइज करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर भी है और करंट अफेयर भी है। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। मात्र 499 में आपको पूरा पैकेज मिल रहा है। तो बिना देरी के इसको परचेस करिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करके एक बढ़िया सी जॉब पाने का प्रयास करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमें आपसे कहा है कि हम पढ़ रहे हैं पेपर 4 का यूनिट 1। अब देखिए, पेपर 4 में जो आपका यूनिट 1 है उसमें जो थिंकर्स हैं उनको हमने पढ़ लिया था, एक बार आपके सामने है। तो उनमें से हमने स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ रहे प्लेटो। तो प्लेटो का सेकंड वीडियो है। इसके अलावा जितने भी थिंकर्स हैं सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान देना है कि जितने भी थिंकर्स हैं उनको हमको सिर्फ एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, बहुत डीप जाके नहीं पढ़ना है। डीप जाने का प्रयास करोगे बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम के हिसाब से आप कुछ भी याद और समझ नहीं पाओगे। तो जितने भी थिंकर्स हैं उनको ऊपर ऊपर से उनके सिद्धांत को समझ के हमारे एग्जाम के लिए जो कंटेंट है उसको निकाल के आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक, और हम जो पढ़ेंगे वो हमारे क्लास नोट से पढ़ेंगे ताकि आपके पास में एक कंटेंट रहे, डाटा रहे एग्जाम के हिसाब से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते थे कि हमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़े थे उनको भी आप पढ़ते रहिए, उनको रिवाइज करिए ताकि आपको याद रहे। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। इसका अगर बात करें तो इसमें जो प्लेटो ने कहा है कि देखिए, जो शासक है, इसके पहले हमने समझा था कि समाज में 3 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? शासक, सैनिक और उत्पादक। ठीक, तो ये सिद्धांत जो है ये बेसिकली शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, ना कि उत्पादक वर्ग के लिए। ठीक, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, जो आपका ये सिद्धांत है वो सिर्फ शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए सिद्धांत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो शासक और सैनिक वर्ग है उसको संपत्ति और परिवार के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो जब संपत्ति इकट्ठा करने में लग गया, परिवार को संभालने में लग गया, तो उसका जो फोकस है समाज के प्रति, राज्य के प्रति,
वो उससे भटक जाएगा और समाज का और देश का भला नहीं हो पाएगा। ये इसका बेसिक सिद्धांत है, इसको पढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिख के आना है, एकदम आंसर राइटिंग के हिसाब से बात हो रही है। ये सिद्धांत परिवार व संपत्ति के संबंध में दिया गया है। ठीक, प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक, इसका जो सोर्स है वो है द रिपब्लिक, में अभिभावक वर्ग यानी शासक और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवादी होना आवश्यक बताया है। अब साम्यवाद है उसके दो क्षेत्र हैं, संपत्ति और परिवार, है ना। देखो जरा उसमें संपत्ति और परिवार के क्षेत्र में इंसान को साम्यवादी होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? देखो, सबसे पहला है संपत्ति का साम्यवाद। इसमें क्या बोला गया है? इसमें कहा गया है कि संपत्ति अभिभावक वर्ग को भ्रष्ट बनाती है, अतः संपत्ति को राज्य नियंत्रण में रखा जाए। अगर शासक और सैनिक संपत्ति के लिए काम करेंगे तो अंततः वो करप्शन ही करेंगे, क्योंकि उससे उनकी संपत्ति बढ़ रही है। लेकिन अगर संपत्ति का नियंत्रण राज्य के पास होगा तो कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ेगा, और जो शासक और सैनिक, उसका फोकस सिर्फ शासन का, जो देश का भला करने में होगा, सही निर्णय करने में होगा, न्याय करने में होगा। ठीक, तो संपत्ति का जो नियंत्रण है वो राज्य के पास होना चाहिए, ना कि सैनिक और शासक वर्ग के पास होना चाहिए। इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखें आप, ठीक, इसको अपन टिक कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा फोकस बनेगा आपका। देखो, ठीक, तो हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया संपत्ति का साम्यवाद का। दूसरा पॉइंट है कि संपत्ति की चिंता व मोह में अभिभावक वर्ग को अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिससे निरंकुशता जन्म लेती है। जब शासक और सैनिक वर्ग की संपत्ति बढ़ती है, ठीक, तो उससे कहीं ना कहीं उसके मन में ये आता है कि मैं सब कुछ हूं, और उस वहीं से निरंकुशता का जन्म होता है। और जब ऐसा होता है तो शासक और सैनिक वर्ग जो है उस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है, अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर पाता। ठीक, तो ये उसका आपका हो गया सेकंड पॉइंट। आपका तीसरा पॉइंट है कि अभिभावक वर्ग साहस व विवेक का गुण रखता है, उसे सोने चांदी का क्या मोह। देखिए, जब सैनिक और शासक वर्ग का फोकस संपत्ति पर होगा, परिवार पर होगा, तब कहीं ना कहीं उसका जो कर्तव्य है, विवेक, साहस, उससे वो भटक जाएगा। और जो बाकी समाज में प्रपंच है, परिवार है, संपत्ति, उसके तरफ उसका फोकस बढ़ेगा, तो अपने वो कर्तव्य से हट जाएगा। और इन्होंने कहा है कि जब सैनिक है और शासक, उनका जो मेन कर्तव्य है उसी पर उन्हें आगे बढ़ना है, उससे उनको भटकना नहीं है। और अगर उनका फोकस संपत्ति पर होगा तो ऐसा संभव है कि वो भटक जाएंगे। उनका फोकस सोने चांदी पर होगा, परिवार पर होगा, संपत्ति पर होगा, बाकी जो मोहमाया पर होगा। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका मतलब कहने का ये है कि अगर आपका कर्तव्य आपके सामने सबसे पहले है तो आपके लिए दूसरी चीजों का महत्व आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। इनका कहने का सार है। सैनिक व शासक को इतना निश्चित वेतन मिलना चाहिए जो व्यय हेतु पर्याप्त हो। देखो, अभी वर्तमान में क्या होता है कि हम जब किसी को जॉब देते हैं तो उसने क्या कार्य किया, वो कितना योग्य है, उसके आधार पर का उसको सैलरी मिलती है। इन्होंने कहा है कि सैनिक और शासक वर्ग को उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितनी उनकी आवश्यकता है। ठीक है, उनका कार्य कितना बड़ा है, वो कितने योग्य हैं, उसको उन्होंने फोकस नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जितनी उसकी आवश्यकता है, जितनी उसकी नीड है, उतना ही उसको सैलरी मिलना चाहिए, ताकि उनका मन में उनका जो कर्तव्य के प्रति उनका जो फोकस है उससे वो हिल नहीं पाए। ठीक, क्या बोला है? जितना उनकी आवश्यकता है उतना ही उसको वेतन मिलना चाहिए। चलो, अगला आपका है पांचवा, सैनिक व शासक संपत्ति रखेंगे, वे शासकीय आवासों में रहेंगे। क्या बोला उन्होंने कि सैनिक और शासक संपत्ति नहीं रखेंगे। पहला पॉइंट, शासकीय आवासों में रहेंगे, सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करेंगे। मतलब शासक और सैनिक वर्ग जो है उनके पास जो है संपत्ति नहीं होगी। पहला पॉइंट, उनके पास खुद का कोई आवास नहीं होगा, वो सामान्य आवास में रहेंगे, शासकीय आवास में रहेंगे, और सामान्य मनुष्यों के साथ में ही बैठकर भोजन करेंगे। क्या लिखा है? सार्वजनिक भोजनालयों में सबके साथ भोजन करेंगे, ताकि सब में सब समान रहें, सब एक रहें, और इनमें ये भावना नहीं आए कि ये समाज से ऊपर है, और ये भी ये मान लेंगे कि समाज में सबके साथ हैं तो इनके मन में निरंकुशता नहीं आएगी, इनके मन में संपत्ति और
परिवार के प्रति जो इनकी फोकस है वो वहां से वो हटकर सबका भला करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो ये 5 पॉइंट हैं जहां से ये 5 पॉइंट है संपत्ति का साम्यवाद का। मतलब ये जो विचार हैं वो प्लेटो के हैं संपत्ति के साम्यवाद को लेके। अब बात करेंगे परिवार की। ठीक, चलो अब अगला है परिवार का साम्यवाद। संपत्ति के समान प्लेटो ने परिवार को भी अभिभावक वर्ग के स्वतंत्र मार्ग में बाधा बताया है। उन्होंने कहा है कि परिवार रखना एक प्रकार से शासक और सैनिक वर्ग के मार्ग में बाधा है। इससे उनका जो कर्तव्य है उससे वो हटते हैं और समाज के प्रति जो उनका कर्तव्य है वो पूरा नहीं कर पाते। ठीक, तो परिवार को भी उन्होंने बाधा बताया है जिसकी आवश्यकता अधोलिखित है। परिवार की क्या आवश्यकता है उनके हिसाब से उन्होंने बताई है, देखो। महिलाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए अति आवश्यक है परिवार। बच्चों के उन्मुक्त व कुंठा रहित विकास के लिए परिवार होना आवश्यक है। लेकिन पुरुषों की दृष्टि से बात करें, यहां हमने बात की महिलाओं के हिसाब से, यहां बात की बच्चों के साथ, अब बात कर रहे हैं पुरुषों के हिसाब से। तो भैया पुरुषों की दृष्टि से परिवार टूटना आवश्यक है। अगर परिवार नहीं टूटेगा तो पुरुष अपना कर्तव्य कैसे पूरा करेगा? ठीक है, जिससे वह बंधन मुक्त हो। मतलब उन्होंने परिवार को बंधन बताया है, गलत बात। मतलब प्लेटो के अनुसार परिवार ना होने का अर्थ ये नहीं है कि अभिभावक वर्ग यौन संबंध नहीं रखेंगे, वह बच्चे नहीं जन्मेंगे, ये सभी क्रियाएं संपन्न होंगी परंतु विवाह नहीं होंगे। प्लेटो बोलते हैं कि भैया देखो, अगर आपको बच्चे पैदा करने हैं तो उसके लिए विवाह आवश्यक नहीं है। उन्होंने क्या बोला है कि विवाह नहीं होंगे, क्या होगा? विवाह नहीं होंगे, लेकिन बच्चे होंगे, है ना। संबंध जो पति में संबंध होते हैं वो संबंध तो होंगे, मतलब रिलेशन तो होगा, लड़का लड़की में रिलेशन तो होगा, उससे बच्चे भी होंगे। लेकिन जो बच्चे हैं वो किसी विशेष स्थान पर सब साथ में रहेंगे और उनको पता नहीं होगा कि उनके माता पिता कौन है ना। जो बच्चे जन्म लेंगे उनको अपने माता पिता का पता नहीं होगा। इससे उनके मन में मैं का भाव उत्पन्न नहीं होगा कि मैं इनका बेटा हूं, मैं राजा का बेटा हूं, मैं इसका पुत्र हूं, मैं गरीब का बेटा हूं, इस तरह। तो आपको जो पता होगा ही नहीं कि आप किसके बेटे हो, तो पूरा समाज आपको पालेगा। एक क्षेत्र है जहां पर सभी बच्चे साथ में रहते हैं और आपको पता नहीं है कि वो किसके बच्चे हैं, तो पूरा समाज ही उनके विकास, उनका पालन पोषण करेगा और इससे समाज में एकता आएगी। ये उनका फोकस है। और इन्होंने कहा है कि विवाह नहीं होंगे, लेकिन पति पत्नी के रिलेशन भी होंगे और उससे बच्चे भी होंगे, लेकिन परिवार नहीं होगा। परिवार जो है इंसान को बांधता है, ठीक है, और क्रियाएं संपन्न होगी। ये संबंध अस्थायी होंगे, परिवार तो होगा लेकिन अस्थायी होगा। उत्पन्न संतानें राज्य या शासन के नियंत्रण में पोषित होंगी, सभी मिलकर इनका पालन पोषण करेंगे। ये हो गया। अंत में आपका है कंक्लूजन। क्या है? उक्त सिद्धांत से प्लेटो ने यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार सैनिकों को संपत्ति का मोह व परिवार का मानसिक भय नहीं होगा। वह क्या लिखा है? वह निर्मुक्त होकर बौद्धिक जीवन जी सकेंगे। मतलब इनके आधार पर, अगर जो उनका सिद्धांत है साम्यवाद का, उसके आधार पर शासक और सैनिक वर्ग परिवार और संपत्ति के मोह से निर्मुक्त होंगे और शासन समाज के प्रति उनका जो कर्तव्य है उसको बिल्कुल पूरी निष्ठा से पूर्ण कर पाएंगे। ये उनका अंतिम उद्देश्य है। ठीक, तो ये आपका था साम्यवाद का सिद्धांत। संपत्ति और परिवार के मोह से दूर रहकर शासक और सैनिक वर्ग को समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाना, यही आपका साम्यवाद है प्लेटो का। बात क्लियर है? अब इसकी पढ़ते हैं आलोचना। क्या कमियां इसमें? बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहला है प्लेटो ने माता पिता तथा संतान के भावात्मक संबंध की अनदेखी की है। माता पिता में और पुत्र में, संतान में जो भावात्मक संबंध होता है उसकी उन्होंने अनदेखी कर दी है। मतलब उन्होंने माने नहीं इसको, कि उन्होंने बोला है कि भैया बच्चा होगा लेकिन वो सबके पालन पोषण में होगा। देखिए, माँ के लिए उसका बच्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप बोल रहे हो कि बच्चा होगा और माता को पता नहीं मेरा बच्चा कौन है, बच्चे को पता नहीं कि मेरा माता पिता कौन है, तो किस प्रकार का ये कैसा समाज है आपका? और बिना विवाह के बच्चे होंगे, ये मतलब बहुत ही घटिया समाज की कल्पना की है। इस सिद्धांत के पालन से
महिलाओं की स्थिति पशु जगत की ओर उन्मुक्त होती है। अगर आप महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए रखते हो तो ये बहुत ही गंदी सोच है, पशु जगत की ओर आपका इशारा हो रहा है। इसके बाद यौन संबंधों की अराजकता से विकार व विवाद का जन्म होगा। महिलाओं की जो कंडीशन बिगड़ेगी और समाज में बहुत ही खराब दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, अराजकता की ओर आगे बढ़ेंगे। परिवार की अवमान्य की गई है। परिवार का जो महत्व है, देखिए वर्तमान में हम समझते हैं कि परिवार का क्या महत्व, परिवार का क्या महत्व है समाज में, तो उसका उन्होंने अपमान किया है, अवमान्य की है उसकी। ठीक, तो ये चार पांच पॉइंट हैं जिससे हमने उनकी आलोचना कर ली है। तो बेसिकली उनका जो सिद्धांत है साम्यवाद का, उसमें संपत्ति, परिवार के बारे में क्या पॉइंट समझ लिया हमने एग्जाम के हिसाब से, अंत में आलोचना। ये आपका पूरा आंसर हो गया एग्जाम के हिसाब से। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें पॉइंट अभी और भी है, सॉरी, इसमें अभी और पॉइंट और भी है। पांचवा है, इस सिद्धांत में काल्पनिक सुख के लिए वास्तविकता का त्याग किया गया है। जो उन्होंने कहा है वो सब काल्पनिक बातें, और उसके लिए जो वास्तविकता है उसको अनदेखा किया गया है। बात क्लियर है? पहला पॉइंट। छठवां आपका है, इस सिद्धांत में से मनुष्य की संस्कृति को पशु जगत में भेजा गया है। अस्थायी विवाह योजना सामाजिक नियमों के विरुद्ध है। अस्थायी जो विवाह योजना है वो समाज के नियमों के विरुद्ध है। समाज की स्थापना करना है तो आपको परिवार को महत्व देना होगा, आपको विवाह को समझना होगा, तभी समाज की स्थापना हो पाएगी। तो ये सब इनकी आलोचना हो गई। ठीक, अब ये पूर्ण हुआ, आपका ये आंसर पूरा हुआ। अब बात करेंगे आधुनिक समाज व प्लेटो के साम्यवाद की तुलना। क्या है आधुनिक साम्यवाद और जो वर्तमान में साम्यवाद, मतलब जो समाज, जो हमने बाद में पढ़ा था रशिया में जो साम्यवाद था और जो प्लेटो का साम्यवाद था, उनमें क्या डिफरेंस है उनको पढ़ते हैं हम लोग, उनमें क्या असमानता है। देखो जो आपका आधुनिक साम्यवाद है और जो प्लेटो का साम्यवाद है उनमें क्या असमानता है। पहला पॉइंट है, प्लेटो का साम्यवाद भौतिक सुखों के मोह से दूर रहने को दर्शाता है। ये बोलता है कि भौतिक सुख से दूर रहिए, तभी आप कर्तव्य के प्रति बिल्कुल फोकस कर पाएंगे। दूसरा है, आधुनिक जो साम्यवाद वो कहता है भौतिकवादी है, मतलब ये भौतिकवादी नहीं है और ये भौतिकवादी है। सिंपल डिफरेंस है। ठीक, जब आपकी अंतिम सत्ता भौतिकवादी वस्तु के प्रति फोकस हो तब उसको बोलते हैं भौतिकवादी, और अंतिम सत्ता आप ईश्वर या ईश्वर को मानते हो या चेतना को मानते हो तो उसको बोलते हैं, तब उसको भौतिकवादी नहीं बोलते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं प्रत्ययवादी या यथार्थवादी। ठीक, तो इनका फोकस है भौतिकवादी और ये भौतिकवादी नहीं है। प्लेटो का सिद्धांत, यह साम्यवाद केवल शासक व सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर नहीं, और ये समूचे समाज पर लागू होता है। इसमें उत्पादन साधन निजी हाथों में है, इसमें उत्पादन साधन राज्य के हाथों में है। इसका लक्ष्य वर्गों द्वारा साम्यवाद होना लाना है। इसका लक्ष्य वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना है। यहाँ पर समाज को वर्गों में बांटा गया है, शासक, उत्पादक, है ना, सैनिक वर्ग। यहाँ पर वर्ग विहीन समाज की स्थापना की बात की गई है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब बात करते हैं समानता की। ये हमने पढ़ा था असमानता, है पढ़ते समानता। दोनों का लक्ष्य है समाज में एकता व सदृढ़ता स्थापित करना है। दोनों में ही शासन का उद्देश्य जन कल्याण है। दोनों में ही व्यक्ति को समाज, क्या लिखा है, समाज की यंत्र का पुर्जा माना है, पुर्जा माना। ठीक है, दोनों में व्यक्ति को समाज की यंत्र का पुर्जा माना है। ठीक, अब देखें इसमें तो बेसिक है, दोनों का उद्देश्य यही है, दोनों का उद्देश्य ये है कि समाज में एकरूपता आए, समाज में एकता आए और जन कल्याण हो। उनका बेसिक उद्देश्य यही है दोनों का। अब बात करते हैं प्लेटो का दार्शनिक शासन। इसको समझें, दार्शनिक शासन किस प्रकार से हो। देखो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्लेटो बोलते हैं कि जो समाज, जो आपके शासक है उनको दार्शनिक होना चाहिए, तभी समाज में एकता आएगी और समाज में जो आपको उद्देश्य है समाज का भला होगा, तो उसमें शासक का दार्शनिक होना अति आवश्यक है, ये उन्होंने कहा है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं कि प्लेटो का दार्शनिक शासन से क्या मतलब है। देखें, जो प्लेटो है वह अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में दार्शनिक शासन पर प्रमुख बल दिया गया है। उसका आधार क्या है?
प्लेटो ने अनेक राज्यों का अध्ययन किया। जब प्लेटो ने अपने जो गुरु थे सुकरात, उनसे शिक्षा प्राप्त कर ली, उसके बाद में ये कई देशों में घूमे, कई राज्यों में घूमे, वहां पर उन्होंने बहुत सी कमियां देखी और जाना कि वो कमियां क्यों हैं। वहां उन्होंने जाना कि जो कमियां हैं उसका कारण है कि जो शासक है वो बुद्धिमान नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है। अब चूंकि वो अज्ञानी है इसलिए वो ठीक से शासन नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने जाना कि अगर आपको शासक बनना है तो आपका बुद्धिमान होना अति आवश्यक है, आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है, आपको दार्शनिक होना अति आवश्यक। तो प्लेटो ने राज्यों का अध्ययन किया और उन राज्यों की समस्याएं अज्ञानी व मूर्ख शासकों के कारण थी, है ना। वहां जो समस्याएं थी उसका कारण था शासक का अज्ञानी और मूर्ख होना, तथा श्रेष्ठ राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक है कि शासक बुद्धिमान हो, जिसे सही गलत उचित अनुचित का ज्ञान हो, मतलब दार्शनिक हो। जिस प्रकार जहाज की सुरक्षा कुशल चालक पर निर्भर करती है, अगर जहाज सही दिशा में जाना चाहता, आप चाहते हो जहाज सही दिशा में जाए, तो आपका चालक कुशल होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। उसी प्रकार राज्य की सुरक्षा योग्य शासक पर निर्भर करती है। अगर आपका शासक योग्य और कुशल होगा तभी आपका जो है शासन सही चलेगा। प्लेटो के शब्दों में जब तक दार्शनिक शासक व शासक दार्शनिक नहीं होगा, दार्शनिक शासक हो या शासक दार्शनिक हो, ऐसा नहीं होगा होंगे, राज्यों की बुराइयां खत्म नहीं होंगी। मतलब कहानी का सार यह है कि शासक को दार्शनिक होना अति आवश्यक है, शासक को बुद्धिमान होना अति आवश्यक है। अगर शासक ज्ञानी या बुद्धिमान नहीं होगा तो शासन जो है वो ठीक तरह से चल नहीं पाएगा। तो ये था आपका प्लेटो का दार्शनिक शासन। क्लियर है बात को? आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप, दार्शनिक शासन के कार्य, जो दार्शनिक शासन है उसके कार्य क्या है? उसके कार्य है अपने राज्य में न्याय का पालन करना, जो न्याय आपने स्थापित किया उसका पालन करना, राज्य में धन व संपत्ति के महत्व को अधिक न बढ़ने देना, राज्य में संपत्ति और जो धन है उसके महत्व को अधिक ना बढ़ने देना, ये कार्य है। बुद्धि विवेक द्वारा शासन का संचालन करना, है ना। शिक्षा प्रणाली को लागू करना, ये इनके 4 कार्य होना चाहिए दार्शनिक शासन के। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपका है प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है भैया, ये समझे। देखो जो प्लेटो है, अब तक हमने न्याय, शिक्षा, साम्यवाद और दार्शनिक शासन पढ़ लिया है और इसी को स्थापित करना ही आदर्श राज्य है। मतलब अगर आपने इन सभी को सही ढंग से स्थापित कर लिया तो यही आपका आदर्श राज्य होगा। क्या हुआ? मतलब प्लेटो ने राजनीतिक दर्शन पर लगभग 36 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने आदर्श राज्य की योजना बताई है तथा आदर्श राज्य के 4 आदर्श स्तंभ मुख्य बताए। अब देखो कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि भैया प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो क्या आंसर होगा? द रिपब्लिक में इसका वर्णन मिलता है। पहली बात, आदर्श राज्य के 4 स्तंभ कौन से हैं? तो वो है आपके हैं न्याय, शिक्षा, साम्यवादी और दार्शनिक शासन। ठीक, आदर्श राज्य के 4 स्तंभ कौन से हैं? न्याय, शिक्षा, साम्यवाद और दार्शनिक शासन। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से पढ़ना है। आइए अब इनको समझते हैं। देखिए न्याय की बात करें तो न्याय के बारे में क्या कहा गया था कि उत्पादक, सैनिक व शासक तीनों वर्ग अपने कर्तव्य व गुणों के अनुसार कार्य करें, यही न्याय है। उन्होंने कहा था कि समाज में जो 3 वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक, इनको अपने अपने कर्तव्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और यही न्याय होगा। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपका है मतलब इनका कारण था कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में निपुण है उसको वही कार्य करना चाहिए। ठीक, ये न्याय हो गया। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य अभिभावक वर्ग यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अभिभावक वर्ग यानी शासक और सैनिक के कार्यों में कुशलता लाना। शिक्षा मानसिक विकारों का मानसिक उपचार है। जो हमारे समाज में जो मानसिक विकार हैं उनको दूर करना, उनका मानसिक उपचार शिक्षा है। और शिक्षा के माध्यम से ही आपको जो आपका शासक और सैनिक वर्ग हैं उनको कार्य कुशल बनाना है, उनको कुशलता लाना है,
उनके कार्य में कुशलता कैसे आए इसका प्रयास करना है। तो ये शिक्षा का उद्देश्य हो गया। अगला आपका साम्यवाद है, अभी पढ़ लिया हमने। संपत्ति और परिवार से दूर रहने का प्रयास किया गया है। ये सिद्धांत परिवार व संपत्ति के बारे में दिया गया है, जिसमें अभिभावक वर्गों के बारे में परिवार व संपत्ति का साम्यवादी होना आवश्यक बताया गया है। चौथा है दार्शनिक शासन। क्या मतलब हुआ? जब तक शासक दार्शनिक नहीं होगा, राज्य की बुराइयां समाप्त नहीं होंगी। ठीक, ये हो गया आपका न्याय, शिक्षा, साम्यवाद और दार्शनिक शासन। अंत में क्या लिखा है आपका, मैं एक अंत में कंक्लूजन है कि उपरोक्त 4 स्तंभों पर प्लेटो का आदर्श राज्य टिका है। यह एक काल्पनिक राज्य है जिसका निर्माण उक्त 4 स्तंभों के निष्पादन पर निर्भर है। अगर आपको आदर्श राज्य की स्थापना करनी है तो इन 4 करनी है, तो इसका आपको जो कल्पना है, संकल्पना है, वो इन 4 स्तंभों पर टिकी है। अगर आज 4 स्तंभों को आपने ठीक से स्थापित कर लिया तो आपके आदर्श राज्य की स्थापना अपने आप हो जाएगी। ये इनका आधार है। ठीक है, चलो अब अंत में क्या है, आदर्श राज्य की आलोचना। क्या इसमें कमियां? देखो, इसमें कमियां बहुत सारी हैं। जैसे आदर्श राज्य समाज को 2 वर्ग में, अभिभावक और उत्पादक वर्ग में बांटता है। जो आपका आदर्श राज्य है वो समाज को 2 वर्ग में बांटता है। पहला वर्ग आपका है, उसको बोलते हैं अभिभावक वर्ग यानी शासक सैनिक वर्ग। दूसरा आपका है उत्पादक वर्ग। इसकी अवहेलना की गई है। उत्पादक वर्ग का बड़ा अपमान किया गया है। इसको शिक्षा का अधिकार नहीं है, इसको शिक्षा का अधिकार नहीं है। और साम्यवादी भी इसको नहीं बताया गया है, मतलब साम्यवाद में भी इसको शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से समाज को 2 भाग में बांटा गया है और इससे ही समाज में भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है। ठीक, ये आपकी पहली आलोचना। दूसरा है प्लेटो ने राज्य व समाज में अंतर स्पष्ट नहीं किया है। कभी राज बोला है, कभी समाज बोला है, तो उनमें अंतर स्पष्ट वो नहीं कर पाए। दार्शनिक शासन केवल सैद्धांतिक है, प्रायोगिक नहीं। मतलब इन्होंने कहा है जो उनका सिद्धांत है वो सिर्फ सैद्धांतिक है, मतलब एप्लीकेबल नहीं है। आप चाहोगे कि समाज में उसको स्थापित किया जाए, संभव नहीं है। ये एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ सैद्धांतिक है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको अगर आप अप्लाई करोगे तो ये संभव नहीं है, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आदर्श राज्य में परिवार का साम्यवाद अव्यवहारिक है। मतलब परिवार के बारे में जो उन्होंने विचार बताए हैं कि भैया शादी के बिना परिवार होना चाहिए, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल नहीं है, अमान्य है, अव्यवहारिक है। ठीक, शिक्षा सिद्धांत में उत्पादक वर्ग की अवहेलना की गई है। शिक्षा का अधिकार उत्पादक वर्ग को नहीं है, यह उसका अपमान होता है। आदर्श राज्य की कल्पना में वास्तविकता का त्याग किया गया है। मतलब आदर्श राज्य में सिर्फ सिद्धांत की बात की गई है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल है उसकी बात बिल्कुल भी इसमें नहीं की गई है। मतलब जो भी इसमें सिद्धांत बताए गए हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, तो इसकी जो मेन आलोचना हम पढ़ ली हमने, तो आज हमने इतना पढ़ लिया। अब ये देखो प्लेटो है और उसको हमने पूरा पढ़ लिया। एक इनका टॉपिक बचा है प्रत्ययवाद, प्लेटो का प्रत्ययवाद का सिद्धांत, उसको पढ़ना बाकी है, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो इतना अभी आपको जो मेन टॉपिक था उसको पढ़ लिया। यदि आपको नोट चाहिए, नंबर हमें कॉल करिए 9442469003 पे आपको कॉल करिए, आपको सभी नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना पर्याप्त है, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।